अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास फिज़िक्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ये हमारी सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम इस दफ़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स के, जो कि इस दफ़ा लाहौर बोर्ड के अंदर एक्सपेक्टेड है कि लाजमी आएंगे। मूव करते हैं। फर्स्ट टाइम इन लाहौर बोर्ड आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर वेव फ्रंट्स? वेव फ्रंट्स क्या होते हैं? A surface on the wave where all the points of wave have same phase of oscillation. सरफेस जहां पर वेव के तमाम पॉइंट्स सेम फेज में होते हैं, इसे कहते हैं वेव फ्रंट्स। सेम फेज में होने से मुराद सरफेस का जो आपकी वेव है उनका एक पोजीशन और एक डायरेक्शन में होना है। यानी सेम पोजीशन और सेम डायरेक्शन में अगर वेव हैं, आपको वेव मौजूद है या वेव के पार्टिकल्स मौजूद है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सेम फेज में है। इट्स टाइप्स आर स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। दोबारा से सुन लें, सेम फेज में होने से मुराद पार्टिकल्स, वेव के पार्टिकल्स का सेम डायरेक्शन और सेम पोजीशन में होना है। ये क्वेश्चन का आंसर है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। व्हाट आर एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग एसएचएम? सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान में किस तरह की एनर्जी चेंजिंग्स आती हैं, किस तरह की तब्दीलियां आती हैं? ड्यूरिंग एसएचएम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। Similarly, potential energy is maximum at extreme position and minimum at mean position. इसके लिए एक पिक्चर भी है जहाँ पर दिखाया गया है कि B पोजीशन मैक्सिमम पोजीशन है और C पोजीशन भी मैक्सिमम पोजीशन है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है B पोजीशन पर और काइनेटिक एनर्जी 0 है। इसी तरह अगर C पोजीशन की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। ए पोजीशन की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। होपफुली आपको पिक्चर से भी देखकर समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन टू डायरेक्शन ऑफ वेव व्हेन वाटर वेव पास फ्रॉम डीप टू शैलोअर पार्ट ऑफ वाटर? जब जो वाटर वेव हैं वो अंदरूनी वाटर से यानी डीप वाटर से शैलोअर पार्ट की तरफ आती हैं, तो क्या कोई फर्क पड़ता है? आंसर की तरफ आते हैं। द स्पीड ऑफ वेव इन वाटर डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ वाटर। जो स्पीड ऑफ वेव है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है वाटर की डेप्थ के ऊपर। व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम डीप टू शैलोअर पार्ट, जब वाटर डीप वाटर से, जब आपकी पानी की जो वेव्स हैं वो डीप वाटर से शैलोअर पार्ट की तरफ आती हैं, इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस, तो उनकी वेवलेंथ में कमी आ जाती है। एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो चेंजेस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में भी चेंज आ जाता है। बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, लेकिन फ्रीक्वेंसी वैसे की वैसे ही रहती है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ में भी कमी आती है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। आर द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल? क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम रहते हैं या सेम होते हैं? आंसर, एज वेव बेंड अवे और टूवर्ड्स नॉर्मल ऑन रिफ्रैक्टिंग, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर नॉट इक्वल। क्योंकि वेव बेंड हो जाती है यानी मुड़ जाती है जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, तो वेव जो है वो बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। इस वजह से हम जो है ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर नहीं होंगे। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू जनरेट हाई फ्रीक्वेंसी वेव? हाई फ्रीक्वेंसी वेव पैदा करने के लिए, जनरेट करने के लिए आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? टू जनरेट हाई फ्रीक्वेंसी वेव रिक्वायर्ड मोर एनर्जी पर सेकेंड। अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसी वेव जनरेट करनी है तो आपको मोर एनर्जी पर सेकेंड प्रोवाइड करनी पड़ेगी देन अ लो फ्रीक्वेंसी वेव। एक लो फ्रीक्वेंसी वेव के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, हाई फ्रीक्वेंसी वेव जनरेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एज फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है एनर्जी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट वेव? लाइट वेव की नेचर किस किस्म की है? आंसर की तरफ आते हैं। लाइट वेव आर ट्रांसवर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट वेव जो है वो दो तरह की होती हैं, एक ट्रांसवर्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन नेचर लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। लाइट की जो नेचर होती है वो ड्यूअल होती है। सम टाइम इट बिहेव लाइक अ वेव, सम टाइम इट बिहेव लाइक अ पार्टिकल। सम टाइम लाइट बिहेव करती है वेव की शक्ल में, सम टाइम ये बिहेव करती है पार्टिकल की शक्ल में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। When water wave move from deep to shallower part, what changes does occur in the speed of wave? अगर पानी की जो वेव्स हैं वो डीप वाटर से शेल्वर पार्ट की तरफ आएँ तो क्या स्पीड पे फ़र्क पड़ता है? ये स्पीड पे कुछ चेंजिंग आती है या स्पीड जो वेव की जो स्पीड है उसमें कुछ कमी आती है या उसमें इजाफा होता है? क्या चेंजिंग्स आती हैं? ये क्वेश्चन है। आंसर की तरफ आते हैं। When water wave enter from deep to shallow region, then by equation v is equals to f lambda, their wavelength decreases, wave speed also decreases। तो इससे हमें ये पता चला आंसर से कि v is equal to f lambda वाली जो इक्वेशन है ये हमें ये बता रही है कि जब वेव शेल्वर पार्ट डीप वाटर से शेल्वर पार्ट की तरफ आती हैं तो उनकी वेवलेंथ में भी कमी होती है और वेवलेंथ में कमी होती है और स्पीड में भी कमी होती है, दोनों चीज़ों में कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 8। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन टू द फ्लोर एंड कीप बाउंसिंग। इज मोशन ऑफ द बॉल सिंपल हार्मोनिक? क्या बॉल की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक होगी? एक्सप्लेन करें। अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन टू द फ्लोर एंड कीप बाउंसिंग अप एंड डाउन। जब भाई बॉल को ड्रॉप किया जाता है सर्टेन हाइट से तो बाउंस करती रहती है अगर वो फ्लेक्सिबल है। इट्स मोशन इज नॉट SHM। इसकी मोशन SHM नहीं है। SHM से मुराद सिंपल हार्मोनिक मोशन। बिकॉज इट्स मोशन डज नॉट फुलफिल्स द नेसेसरी कंडीशन ऑफ SHM। क्योंकि बाउंसिंग बॉल जो है वो SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ वेव डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल फॉर देयर प्रोपागेशन? वो कौन सी वेव हैं जिनको मूव करने के लिए जिनको किसी किस्म की मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती प्रोपागेट करने के लिए यानी मूव करने के लिए? यानी अब इसके आंसर की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल फॉर देयर प्रोपागेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपागेट करने के लिए किसी किस्म की मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गैमा रेज, टेलीविजन रेज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज डबल व्हाट विल बी चेंज इन टाइम पीरियड? अगर पेंडुलम की लेंथ में इजाफा कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर उसकी लेंथ में डबल कर दी जाए तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसके आंसर्स के लिए मैंने बेसिकली स्टूडेंट्स मैंने एक पिक्चर को स्कैन किया और ये इसको रिटन फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिखा हुआ है एज वी नो डैट, आप लोग जानते हैं टाइम पीरियड का फार्मूला T इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट लाइन पुट L इज इक्वल्स टू 2L। हमने फर्स्ट इक्वेशन में L की जगह पर 2L पुट कर देना है। देखें हमने L की जगह पर 2L पुट किया, हम L की जगह पर 2L लिख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा T इज इक्वल्स टू 2 पाई, L की जगह पर 2L लिख देंगे और नीचे G आ जाएगा। ये हमारे पास थर्ड लाइन थी। फोर्थ लाइन में T इज इक्वल्स टू 2 पाई। अब हमने स्टूडेंट्स 2 पाई L/G के अंदर 2 के ऊपर स्क्वायर रूट देकर उसको सेपरेट कर दिया और L/G को सेपरेट कर दिया। यहाँ पर स्क्वायर रूट L/G को सेपरेट कर दिया, 2 को स्क्वायर रूट देकर सेपरेट कर दिया। अब हमारे पास जो है अगले स्टेप के अंदर हमने स्क्वायर रूट 2 को बिल्कुल बाहर ले आए और 2 पाई स्क्वायर रूट L/G को ब्रैकेट में लिख लिया। अब आप नोट करें हमने
अपनी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर टी के ऊपर डैश लगा दी इज इक्वल्स टू √2 वैसे लिख दिया, जबकि 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी जिसको हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये किससे इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास टी के, तो हमने उसकी जगह पर क्या लिख दिया टी। नीचे रिजल्ट में लिख रहा हूँ, सो इफ वी डबल द लेंथ देन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बिकम √2 टाइम्स। अगर हम लेंथ में इजाफा कर देंगे तो टाइम पीरियड में √2 टाइम्स का इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राइट रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान में रिलेशन लिखें। द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड हैव इनवर्स रिलेशन। इनका जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिलेशन इनवर्स होता है। f इज इक्वल्स टू 1/t, t इज इक्वल्स टू 1/f। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस लेक्चर का। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने चीज़ों को बहुत मिनिमाइज फॉर्म में आंसर्स को शॉर्ट कर जितना हो सकता है ताकि आप आसानी से याद कर सकें आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा मिनिमाइज फॉर्म में डिटेल में जाने की कोशिश नहीं की ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो और आप लोग इसको तैयार भी कर लें और आप लोग बोर भी ना हो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू।